हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट जो हमारा है एचआर स्पेशलाइजेशन का कंपेंसेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है पढ़ा करके। आज से हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा ये इस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी फर्स्ट क्लास आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है मेन पावर प्लानिंग, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि फोर्थ सेमेस्टर एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक, उसकी फर्स्ट यूनिट का आज हम यहाँ पर टॉपिक फर्स्ट, देखो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट क्या है, मेन पावर प्लानिंग, या जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं, मानव संसाधन योजना। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो इसकी मीनिंग दी हुई है, मीनिंग से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले जो इसकी मीनिंग दी हुई है, मेन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी determines how many employees are needed, what type of employees are needed, when they are needed, and in which department, so that operations can run smoothly in the future। मतलब देखो जो मेन पावर प्लानिंग है, मेन पावर प्लानिंग या जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक, मेन पावर प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो कंपनी है, ठीक है, जिसमें जो कंपनी है, मान लो कि ये कोई एक कंपनी है, ठीक, तो ये कंपनी ये डिटरमाइन करती है या तय करती है कि हाउ मेनी एम्प्लॉय आर नीडेड, मीन्स कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है। ठीक, कितने कर्मचारियों की ज़रूरत, जैसे मान लो कि ये कोई एक कंपनी है, तो कंपनी यहाँ पर ये तय करती है कि कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है। मान लो कि 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, किस प्रकार के कर्मचारियों की ज़रूरत है, मतलब किस प्रकार के, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए चाहिए, इंजीनियर चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए, वर्कर चाहिए, सीईओ चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, तो यहाँ पर उसको भी देखा जाता है। ठीक है, कब ज़रूरत है और किस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और सभी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए अलग अलग एम्प्लॉय भी चाहिए। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, या कह सकते हैं हम कि तय किया जाता है कि भाई कितने एम्प्लॉय चाहिए, 10 एम्प्लॉय चाहिए, 20 एम्प्लॉय चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस प्रकार के एम्प्लॉय चाहिए, तभी तो उस एम्प्लॉय की वैसी स्किल्स देखी जाएगी, उसका वैसी एबिलिटी है या नहीं है उसमें, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। कब ज़रूरत है, मान लो कि अभी जून का मंथ चल रहा है, ठीक है, अभी हमें जून में एम्प्लॉय की ज़रूरत है और हम अभी अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉय लेकर के नहीं आए और बाद में अगर एम्प्लॉय लेकर के आएंगे भी तो वो तो कोई काम के ही नहीं रहेंगे ना। तो यहाँ पर कब ज़रूरत है, जब ज़रूरत हो तभी यहाँ पर लेकर के एम्प्लॉय को आना। और किस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, जैसे मान लो कि एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की नीड है, ठीक, और हम लेकर के आ रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय, तो भाई ऐसे में तो यहाँ पर काम सही से नहीं हो पाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को फिक्स किया जाता है, या कहना चाहिए कि तय किया जाता है, या चेकआउट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, ताकि क्या हो सके कि फ्यूचर में जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो स्मूथली चल सके। ठीक, तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसी को कहा जाता है मेन पावर प्लानिंग। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मेन पावर मतलब जो इंसान है, इंसान की पावर, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉय ना रहे, एम्प्लॉय मतलब इंसान,
है ना, इंसान वही मेन अगर नहीं रहे, ठीक है, अगर मेन पावर ना रहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकता है क्या बिना एम्प्लॉय के? नहीं कर सकता। तो मेन पावर की प्लानिंग करना कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, कब चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, इन सारी चीज़ों को फिक्स किया जाता है या डिटरमाइंड किया जाता है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर का वर्क है, जो काम है, वो स्मूथली चल सके। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को कहा जाता है मेन पावर प्लानिंग। ठीक, मेन पावर प्लानिंग या इसी को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज दैट एक कंपनी नई फैक्ट्री खोल रही है। ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, अब वो नई फैक्ट्री खोल रही है। मान लो कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, कोका कोला कंपनी है। ठीक है, कोका कोला कंपनी है। अब यहाँ पर वो क्या करिए, एक नई फैक्ट्री खोल रही है। मान लो कि जैसे भोपाल में ही अपनी वो एक फैक्ट्री खोल रही है। अब यहाँ पर उसको 10 इंजीनियर चाहिए। ठीक है, नहीं, देखो यहाँ पर जो कोका कोला कंपनी उसमें इंजीनियर की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई दूसरी कंपनी है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो अपनी एक दूसरी जगह कोई कंपनी खोल रही है, भोपाल में ही अपनी यहाँ पर कोई एक कंपनी खोल रही है। अब उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या कंपनी में यहाँ पर मान लो कि 10 इंजीनियर की ज़रूरत पड़ रही है, 20 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है, 2 मैनेजर भी चाहिए। तो पहले से एम्प्लॉय की ज़रूरत का अनुमान लगाना ही मेन पावर प्लानिंग कहलाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर कोई कंपनी में होता है ना कि भाई कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए, कितने सुपरवाइज़र चाहिए, सारी चीज़ों का पहले से अनुमान लगाना, ताकि उस कंपनी का या उस फैक्ट्री का जो काम है वो मतलब स्मूथली चल सके। ठीक है, तो ये जो पूरी प्लानिंग होती है या जो पूरी प्रोसेस होती है, ये जो डिटरमाइन किया जाता है सारी चीज़ों का, इसी को कहा जाता है मेन पावर प्लानिंग। फिर देखते हैं हम यहाँ पर मेन पावर प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, मतलब इसके क्या महत्व हैं, जो मेन पावर प्लानिंग हो रही है उसके क्या महत्व हैं। देखो, हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, मतलब सही उपयोग हो सके। जैसे अगर मान लो कि ये कोई एक कंपनी है, ठीक, इस कंपनी में यहाँ पर 10 एम्प्लॉय की नीड है। ठीक है, 10 एम्प्लॉय की नीड है, लेकिन अगर यहाँ पर 50 एम्प्लॉय लेकर के आ गए, ठीक, 50 एम्प्लॉय लेकर के आ गए, तो ये तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय है, इनका सही से यूज़ नहीं हो पाएगा। भाई 10 एम्प्लॉय को काम करना है, ठीक है, 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, 10 एम्प्लॉय के लायक ही काम है, लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉय लेकर के आ गए तो हो सकता है खाली बैठे रहे, है ना, इनका सही उपयोग तो हो नहीं रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉय को लेकर के आना, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, इतने ही एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आना, ये सबसे पहले इसका महत्व है। और देखो, अगर मेन पावर प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये पता भी तो नहीं चलेगा ना कि कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो फिर कैसे यहाँ पर एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया जाएगा, तो मतलब रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा, भर्ती कर लिया जाएगा। पहले यहाँ पर प्लानिंग होगी, मेन पावर प्लानिंग होगी, उसमें डिटरमाइन किया जाएगा कितने एम्प्लॉय चाहिए, फिर उसके हिसाब से ही यहाँ पर एम्प्लॉय को लेकर के आया जाएगा, ताकि जो एम्प्लॉय है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक, तो सबसे पहला महत्व इसका यही है कि जो एम्प्लॉय है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना। रिड्यूस लेबर शॉर्टेज, मतलब अब यहाँ पर देखो, जो लेबर है, लेबर की शॉर्टेज रिड्यूस होती है, मतलब कर्मचारियों की जो कमी है, कमी कम होती है। ठीक है, इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादन बढ़ता है, किसी भी इंडस्ट्री का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे अगर यहाँ पर मान लो कि ये जो XYZ कंपनी है, ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरत है 10 एम्प्लॉय की, ठीक है, और लेकर के आ गए 5 एम्प्लॉय, तो अब यहाँ पर जो काम है, काम भी कम होगा ना।
अब ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत है और एम्प्लॉय कम लेकर के आ रहे हैं तो भाई काम भी कम होगा, तो जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उतने एम्प्लॉय को लेकर के आना, जिससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा एम्प्लॉय का, लेबर की शॉर्टेज भी नहीं होगी और प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक, फिर है सेव्स रिक्रूटमेंट कॉस्ट। अब देखो रिक्रूटमेंट मतलब जो भर्ती होती है उसमें भी यहाँ पर बहुत खर्चा होता है कंपनियों का, ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे कि यहाँ पर पहले तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों में यहाँ पर पैसा लगता है, कोई फ्री में एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। फिर यहाँ पर किसी को जो इंटरव्यू लेगा HR को, उसको यहाँ पर पेमेंट करना, फिर स्टूडेंट को लेकर के आना। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर पैसा लगता है। अगर स्टूडेंट आ रहा है, कोई HR बाहर से स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है या कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर भी उनको एक फैसिलिटी देना पड़ता है। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई आप जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको नीचे ही बिठा दोगे, पीने का पानी नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना, तो ये सारी चीज़ों में भी तो पैसा लगता है। मतलब अगर हम सोचें तो जो भर्ती प्रक्रिया होती है, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है, उसमें भी यहाँ पर पैसा लगता है। अगर यहाँ पर सही तरीके से मेन पावर प्लानिंग कर ली जाएगी तो ये जो रिक्रूटमेंट का पैसा है, जो इसकी कॉस्ट है, इसको सेव किया जा सकता है। ठीक, फिर है सपोर्ट्स कंपनी ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ में मदद मिलती है। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ में मेन पावर प्लानिंग से इसमें यहाँ पर जो कंपनी की ग्रोथ है उसमें भी हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही मतलब यहाँ पर कंपनी का जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है, मतलब कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, काम अच्छा हो रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ भी तो हो रही है ना। तो देखो मेन पावर प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, फिर यहाँ पर जो लेबर की शॉर्टेज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जो प्रोडक्टिविटी है इम्प्रूव हो जाती है, जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाता है, और लास्ट में हमने देखी कि कंपनी की ग्रोथ में भी ये सपोर्ट करता है। ठीक, फिर देखते हैं मेन स्टेप ऑफ मेन पावर प्लानिंग। देखो कौन कौन से स्टेप है मेन पावर प्लानिंग की, हर चीज़ की एक स्टेप होती है। ठीक, तो मेन पावर प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप है। फर्स्ट इसमें एनालाइजिंग करेंट एम्प्लॉय, मतलब जो कंपनी है, कंपनी अपने करेंट एम्प्लॉय को यहाँ पर चेक करती है कितने एम्प्लॉय है और उनकी स्किल्स क्या है। जैसे कंपनी में 50 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय है और उनकी स्किल्स क्या है, सबसे पहले इसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि जो करेंट एम्प्लॉय है उनको एनालाइज करना। ठीक, फिर है सेकंड है फॉरकास्टिंग फ्यूचर नीडेड, भविष्य में कितने एम्प्लॉय चाहिए इसको फॉरकास्ट किया जाता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है, मतलब 10 एम्प्लॉय चाहिए, 50 एम्प्लॉय चाहिए, 100 एम्प्लॉय चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए उसको यहाँ पर फॉरकास्ट किया जाता है। सबसे पहले तो कितने एम्प्लॉय है इसको चेक कर लिया गया, फिर कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, फिर इसको यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक एक स्टेप को अच्छे से समझना इजी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप याद रहना भी जरूरी है। तो सबसे पहले करेंट एम्प्लॉय को चेक कर लिए, फिर हमने यहाँ पर क्या किए, कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उसको फॉरकास्ट कर लिया, अनुमान लगा लिए। फिर है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। रिक्रूटमेंट प्लानिंग, नए एम्प्लॉय हायर करने की योजना बनाना। ठीक है, जैसे जो नए एम्प्लॉय है, जो मतलब कहना चाहिए कि नए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आना है, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आना है इसकी प्लानिंग बनाई जाती है। ठीक, फिर जो नए एम्प्लॉय आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर सके। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, अब जो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले जो पहले के जो एम्प्लॉय थे ऑर्गेनाइजेशन में उनको चेक कर लिया गया, फिर नए एम्प्लॉय कितनी की ज़रूरत है उसको फॉरकास्ट कर लिया, फिर रिक्रूटमेंट की प्लानिंग की गई, फिर जब रिक्रूटमेंट से जो कैंडिडेट नहीं कहना चाहिए एम्प्लॉय आए तो उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी गई, उनका डेवलपमेंट किया गया। ठीक, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद में अब यहाँ पर देखा जाता है लास्ट में कि भाई वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके काम का इवोल्यूशन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसके स्टेप हो गई।
ठीक है, हमने यहाँ पर जो मेन पावर प्लानिंग की स्टेप थी उस स्टेप को भी हमने यहाँ पर देखे। पुराने एम्प्लॉय को चेक करना, नए एम्प्लॉय कितने की ज़रूरत है उसको फॉरकास्ट करना, फिर रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट के थ्रू जो एम्प्लॉय आते हैं उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, और फिर वो जो वर्क करते हैं उनके वर्क का इवोल्यूशन करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रोसेस होती है मेन पावर प्लानिंग की। अब हम देखेंगे मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल किसका, मेन पावर प्लानिंग का। ठीक, दोनों लेवल में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी देखेंगे, और मैक्रो लेवल क्या होता है और माइक्रो लेवल क्या होता है दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे मैक्रो लेवल। ठीक है, मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मेन पावर प्लानिंग इज कंडक्टेड एट द नेशनल, स्टेट और लार्ज इंडस्ट्री लेवल। मतलब देखो जो मैक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल पर क्या हो रहा है, जो मेन पावर प्लानिंग है, मेन पावर प्लानिंग मैक्रो लेवल पर पूरे नेशनल में मतलब पूरे देश में, ठीक है, पूरे स्टेट में, और लार्ज इंडस्ट्री लेवल पर मतलब बड़े उद्योग स्तर पर की जाती है। मेन पावर प्लानिंग जो है वो पूरे अपने इंडिया में जो अपना स्टेट है और पूरा जो इंडस्ट्री लेवल है इस लेवल पर किया जाता है, इसे कहा जाता है मैक्रो लेवल। ठीक, मैक्रो और माइक्रो दोनों में बिल्कुल थोड़ा डिफरेंसेस है, इसलिए अच्छे से इसको याद रखना। जो मैक्रो लेवल है इस पर जो मेन पावर प्लानिंग होती है वो पूरे अपनी कंट्री के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है, स्टेट के लिए होती है, और एक लार्ज इंडस्ट्री लेवल पर की जाती है। ठीक, इट एस्टिमेट द वर्कफोर्स नीड ऑफ द इंटायर इकोनॉमी और इंडस्ट्री। मतलब देखो इसमें जो ये जो यहाँ पर मेन पावर प्लानिंग हो रही है, इकोनॉमी या इंडस्ट्री के एम्प्लॉय की ज़रूरत का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, जो मैक्रो लेवल है इसमें किसी भी इंडस्ट्री या इकोनॉमी के लिए जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की ज़रूरतों का अनुमान लगाया जाता है। एग्जाम्पल, सरकार यह योजना बनाती है कि अगले 10 वर्षों में, 10 साल मतलब बहुत लंबा टाइम है ना, यहाँ पर कौन बना रही है योजना, गवर्नमेंट। मतलब जो देखो एक एक चीज़ को आप यहीं से ध्यान रखना। देखो जो मैक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल पर क्या हो रहा है कि जो मैक्रो लेवल पर मेन पावर प्लानिंग हो रही है वो यहाँ पर पूरे अपने नेशनल, स्टेट और एक लार्ज नेशनल इंडस्ट्री लेवल पर होती है। मतलब अपनी पूरी कंट्री के लिए भी हो रही है, स्टेट के लिए भी हो रही है, और लार्ज इंडस्ट्री लेवल पर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये कहना चाहिए जो इकोनॉमी है और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी ज़रूरत का इसमें अनुमान लगाया जाता है। और ये गवर्नमेंट, इसमें देखो कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जैसे यहाँ पर हमने देखे कि गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, और कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। मतलब ये क्या है, एक बहुत लंबा टाइम है। ठीक, 10 वर्षों में कितने डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टीचर्स चाहिए, इसकी यहाँ पर प्लानिंग बनाती है। मतलब कितनी ज़रूरत है उसकी प्लानिंग बनाता है। कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है। तो देखो जो मेन पावर प्लानिंग है उसका जो मैक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल में क्या होता है कि जो मेन पावर प्लानिंग होती है वो पूरे अपनी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए एक लार्ज इंडस्ट्री लेवल पर होती है, और इसमें पूरे इकोनॉमी और इंडस्ट्री लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी ज़रूरत का अनुमान लगाया जाता है या फॉरकास्ट किया जाता है। ठीक, इसमें गवर्नमेंट का कहना चाहिए कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर योजना बनाई है 10 साल में कितने डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर्स की ज़रूरत है। मतलब ये एक बहुत लंबे टाइम के लिए होती है। ठीक है, मैक्रो लेवल की जो मेन पावर प्लानिंग होती है वो एक बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए होती है। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर माइक्रो लेवल। अभी हमने देखे मैक्रो लेवल, अब हम देखेंगे माइक्रो लेवल। देखो माइक्रो लेवल में क्या है, अब माइक्रो लेवल मेन पावर प्लानिंग इज डन एट द इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। मतलब देखो जो माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल में जो मेन पावर प्लानिंग हो रही है वो इंडिविजुअल किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर होती है। जैसे मान लो कि कोई एक
कोई एक सिंगल कंपनी है, इंडिविजुअल है ना, मतलब व्यक्तिगत कोई इंडिविजुअल कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर होती है माइक्रो लेवल की जो मेन पावर प्लानिंग है वो, ठीक। इट इन्वॉल्व प्लानिंग द स्टाफिंग नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें किसी एक विशेष संस्थान के कर्मचारियों की ज़रूरत को प्लान किया जाता है। जैसे मान लो कि किसी भी स्कूल में या कॉलेज में, ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, कोई स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है, उसमें कितने टीचरों की ज़रूरत है, ठीक है, कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितने मतलब प्यून चाहिए, कितने ड्राइवर चाहिए, सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है। मतलब ये स्पेशली किसी एक कॉलेज या स्कूल के लिए, या मान लो कि किसी भी एक कंपनी या इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। ये पूरे इंडिया के लिए, स्टेट के लिए कोई लार्ज इंडस्ट्री लेवल पर नहीं किया जाता है। इस पर किसी भी मतलब कहना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। और जो हमने यहाँ पर मैक्रो लेवल देखे थे, मैक्रो लेवल पर क्या हो रहा था, मैक्रो लेवल पर जो मेन पावर प्लानिंग हो रही थी वो पूरे अपने इंडिया के लिए हो रही थी, पूरे स्टेट के लिए हो रही थी और लार्ज इंडस्ट्री लेवल पर हो रही थी। उसमें क्या था, जो मैक्रो लेवल हमने पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें हमने यहाँ पर देखा था कि पूरे इकोनॉमी और इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय की नीडेड थी उनको फॉरकास्ट किया गया था, गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल रहता था, लॉन्ग टाइम के लिए ये प्लानिंग होती थी। और अभी हमने यहाँ पर देखे हैं माइक्रो लेवल, इसमें क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यहाँ पर मेन पावर प्लानिंग की जाती है माइक्रो लेवल पर। और यहाँ पर जैसे कहना चाहिए कि कोई इंडिविजुअल कंपनी में कितने एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए यहाँ पर ये प्लानिंग की जाती है। ऐसा इसमें कोई मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम यहाँ पर आगे इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखो डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो लेवल, ठीक है। तो देखो जो मैक्रो है, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल, अब यहाँ पर देखो जो इसका एरिया है, मैक्रो लेवल का जो एरिया है वो है कंट्री और इंडस्ट्री, मतलब कहना चाहिए कि ये पूरी कंट्री स्टेट और पूरे इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री लेवल पर होती है। और जो माइक्रो लेवल है वो इंडिविजुअल किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ठीक। फिर यहाँ पर जो इसका फोकस है, मैक्रो लेवल का जो फोकस है वो होता है इकोनॉमी नीडेड पर, और माइक्रो का होता है यहाँ पर कंपनी की नीड पर, ठीक है। कंपनी को जितनी ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉय को यहाँ पर लिया जाता है। प्लानिंग जो यहाँ पर मैक्रो लेवल है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो माइक्रो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कंट्रोल देखो मैक्रो पर यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और इसमें माइक्रो में HR डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है, मतलब किसी भी एक डिपार्टमेंट का कंट्रोल होगा, ठीक। फिर एग्जाम्पल नीड ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में कितने इंजीनियर की ज़रूरत है उसको देखा जाता है, और इसमें देखा जाता है कि किसी भी एक कंपनी में कितने इंजीनियर के लिए ज़रूरत है। जैसे कि मान लो कि ये अपना पूरा इंडिया है और इस इंडिया में कहीं ये एक छोटी सी कंपनी है, तो ये है, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर मैक्रो लेवल, और ये हो जाता है हमारा माइक्रो लेवल। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में, मैंने बहुत इसको एक छोटे से डायग्राम में समझाने की कोशिश की, ठीक। आगे देखते हैं अब कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। मेन पावर प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू हैव द राइट एम्प्लॉयज एट द राइट टाइम, मतलब मेन पावर प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को सही समय पर सही कर्मचारी मतलब सही एम्प्लॉय अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल करवाने के लिए, उपलब्ध कराने में हेल्प करती है। कौन? मेन पावर प्लानिंग, ठीक। आगे द मैक्रो लेवल फोकस ऑन द मेन पावर नीड ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, मतलब देखो जो मैक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल का फोकस रहता है यहाँ पर, मतलब मैक्रो लेवल पूरी अर्थव्यवस्था की मतलब इकोनॉमी की मेन पावर ज़रूरतों पर ध्यान देता है। कौन? मैक्रो लेवल, ठीक है। और जो माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल फोकस ऑन द मेन पावर नीड ऑफ अ
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो यहाँ पर माइक्रो स्तर है, ठीक है, माइक्रो लेवल है, किसी भी विशेष संगठन की मेन पावर की जरूरतों पर ध्यान देता है। तो देखो जो मेन पावर प्लानिंग है, मेन पावर प्लानिंग सही समय पर सही एम्प्लॉय उपलब्ध कराने में हेल्प करती है। जो मैक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल पूरे इंडिया या जो हम कह सकते हैं कि स्टेट या कोई लार्ज इंडस्ट्री लेवल पर एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। और जो यहाँ पर माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल किसी एक कंपनी में कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उसको पूरा करता है। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक था यहीं पर एंड होता है। ये आज हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट का। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।